Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी विद एडी. ओके, आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है हमारे पास इवॉल्व कंस्ट्रक्शन. बट इवॉल्व कंस्ट्रक्शन से पहले आपको दो कंसेप्ट का जो है वो जानना ज़रूरी है. पहला है रेसिप्रोकल लैटिस और दूसरा है ब्रैग्स लॉ. रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में मैंने जो है वो क्लास ली थी, उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. और ब्रैग्स लॉ को जानने के लिए एक्स रे डायफ्रैक्शन आपको पढ़ना होगा, उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा. बट अगर आपको ये दो कंसेप्ट पता है तो फिर आपके लिए इवॉल्व कंस्ट्रक्शन जो है वो बड़ी इजी हो जाएगी. थोड़ी सी मैं रिवील करवाता हूँ कि अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लैटिस है, कोई भी मटेरियल है, उसका हमारे पास क्रिस्टल है. क्योंकि मेरे पास जगह कम है तो मैं जो है वो थोड़ा छोटी सी लैटिस बनाऊंगा. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्रिस्टल है. ओके, जो भी हमारे पास क्रिस्टल है, ठीक है, उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें प्लेन्स होती हैं डिफरेंट. फॉर एग्जांपल हमारी इस लैटिस में दो प्लेन्स हैं, एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इंटरप्लेनर डिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं वो d है. ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने फॉर एग्जांपल इनके पास दरमियान जो है वो 0.5 सेंटीमीटर, वैसे नैनोमीटर में होता है, नैनोमीटर का जो है वो डिस्टेंस है. तो आपने क्या करना है, आपने 1/0.5 ले लेना है. यानी अगर इनके दरमियान डिस्टेंस d है तो आपने क्या करना है, 1/d लेना है और 1/d लेंथ का एक नॉर्मल ड्रा कर देना है इन दोनों जो है वो प्लेन्स के ऊपर. ठीक है, जहां ये खत्म होगा वहां भी आपने पॉइंट लगा देना है. इसी तरीके से इन दोनों प्लेन्स के दरमियान भी जो है वो डिस्टेंस दी है, तो आप यहाँ भी नॉर्मल ड्रा कर सकते हैं. आपको मुख्तलिफ पॉइंट्स इस तरीके से मिल जाएंगे. इन पॉइंट्स को मिला के जो आपके पास लैटिस हासिल होती है आपको, उसे आप बोलते हैं रेसिप्रोकल लैटिस कहते हैं. ठीक है, अब ब्रैग्स लॉ क्या है कि सिंपल लैटिस में जब भी डायफ्रैक्शन होगी तो उसके लिए कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है, वो ब्रैग्स लॉ है. वो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा. ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो जो है वो डायफ्रैक्शन होगी, अदरवाइज डायफ्रैक्शन नहीं होगी. ये चीज हमने पढ़ी थी. तो आज हमने ये देखना है असल में इवॉल्व कंस्ट्रक्शन को, हम एक और नाम भी दे सकते हैं इस टॉपिक को कि ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस, के क्या रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर ब्रैग्स लॉ जो है वो सेटिस्फाई होता है या नहीं होता. तो आज के हमारे टॉपिक के दो नाम हो सकते हैं, इवॉल्व कंस्ट्रक्शन भी इसको कह सकते हैं या फिर इसको कह सकते हैं ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस. अब इवॉल्व कंस्ट्रक्शन है क्या, सिंपल जो है वो इसमें इवॉल्व कंस्ट्रक्शन में हम एक डायग्राम जो है वो ड्रा करते हैं. उस डायग्राम की मदद से हम क्या करते हैं, हम ब्रैग्स लॉ को ड्राइव करते हैं रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर. इसलिए हम कहते हैं कि इवॉल्व कंस्ट्रक्शन क्या है, इवॉल्व कंस्ट्रक्शन इज अ ज्योमेट्रिकल डायग्राम. ये सब एक ज्योमेट्रिकल डायग्राम है हमारे पास इन रेसिप्रोकल लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर, which gives information about plane, जो हमें उन प्लेन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है. डायफ्रैक्टिंग द इंसिडेंट एक्सरेज, जो कि इंसिडेंट एक्सरे को डायफ्रैक्ट करवाती हैं. यानी इवॉल्व कंस्ट्रक्शन क्या है, इट इज जस्ट अ डायग्राम जो हमें डायफ्रैक्शन के बारे में, रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर डायफ्रैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है. अब इसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस के जो है वो पॉइंट्स मैंने ड्रा किए हैं. आप इजीली इस डायग्राम को ड्रा कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है. उसके बाद आपने क्या करना है, अब इन रेसिप्रोकल लैटिस के अलावा मैंने जो है ना एक पॉइंट यहाँ सेंटर में ड्रा किया. ओके, अब ये जो पॉइंट है यहाँ मैं फॉर एग्जांपल मैंने लेट कर लिया कि जो इंसिडेंट हमारी एक्सरे है वो इधर से आ रही है और इस पॉइंट पे टकराती है. ठीक है, अब इस पॉइंट के बाद आपने क्या करना है, आपने 1/लैम्डा, वो जो एक्सरेज आपकी आ रही है यहाँ से आपकी एक्सरेज जो है वो इंटर हो रही हैं, इनकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी. फॉर एग्जांपल इनकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है. तो आपने क्या करना है, 1/लैम्डा ले लेना है. पहले आपने रेसिप्रोकल वेवलेंथ का जो आपका आंसर आएगा उतने डिस्टेंस पे इस पॉइंट ए से जो है वो आपने एक वेक्टर ड्रा करना है रेसिप्रोकल लैटिस के किसी भी पॉइंट तक. ठीक है, यानी आपने पहले इंसिडेंट, आपने एक्सरे जो है वो इंसिडेंट करवाई, एक्सरे फॉल करवाई एक पॉइंट ए के ऊपर जो कि इस रेसिप्रोकल लैटिस के पॉइंट्स में से नहीं है. मैंने एक ऑर्बिटरी पॉइंट लिया, ठीक है, जो कि इन रेसिप्रोकल लैटिस में से कोई भी नहीं है, एक और पॉइंट है. अच्छा, उसके ऊपर एक्सरे जो है वो फॉल हो रही है उस क्रिस्टल के ऊपर रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर. जैसे ही फॉल हुई फिर हमने क्या किया, जितनी वेवलेंथ की आपने एक्सरे यूज की है उसको रेसिप्रोकल लिया 1/लैम्डा और 1/लैम्डा लेंथ का एक वेक्टर ड्रा किया रेसिप्रोकल लैटिस के किसी भी पॉइंट तक. उस वेक्टर का नाम क्या हुआ, AO. ओके, अब यहाँ से आपने क्या करना है, आपने यहाँ से एक सर्कल ड्रा करना है. इधर से आप एक सर्कल ड्रा करेंगे
और वो सर्कल किसी भी पॉइंट को जो है वो टच करेगा, रेसिप्रोकल लैटिस के किसी भी पॉइंट को टच करता हुआ वापस उस पॉइंट तक पहुंचेगा। जब आप ये काम कर लें, ठीक है, फिर आप सर्कल ड्रा कर लें, तो जिस पॉइंट पे वो सर्कल टच कर रहा है उस पॉइंट को ए से भी मिला दें और उस पॉइंट को ओ से मिला दें। ओ को हम क्या कहेंगे, ओरिजिन जो है वो काउंट करेंगे, हम इसको ओरिजिन मान लेंगे। ओके, तो अब हमारे पास वेक्टर कौन से आ गए, ए ओ वेक्टर बन गया, एक ओ बी वेक्टर बन गया और एक ए बी वेक्टर बन गया। एक और काम भी हमने करना होता है क्या, कि इस पॉइंट ए से आपने एक नॉर्मल ड्रा करना है। ये जो नॉर्मल है ये डायरेक्ट लैटिस के यानी रियल लैटिस के, एक तो हम रेसिप्रोकल लैटिस की बात कर रहे हैं ना, तो वो रेसिप्रोकल लैटिस किसी ना किसी ओरिजिनल लैटिस से ड्रा की जाती है। तो ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, जिस पॉइंट पे ये कट करेगा उसे हम कहेंगे ई पॉइंट, ठीक है, ई पॉइंट का नाम देंगे। और हम कहेंगे ये जो नॉर्मल है ये असल में प्लेन को शो कर रहा है एच के एल को, यानी जो हमारी ओरिजिनल लैटिस थी जिससे हमने ये रेसिप्रोकल लैटिस ड्रा की है, ठीक है, उस ओरिजिनल लैटिस का जो प्लेन है एच के एल, ये नॉर्मल उस एच के एल प्लेन को शो कर रहा है। और ये जो बी पॉइंट है ये शो कर रहा है एच प्राइम, के प्राइम और एल प्राइम को। ओके, अब ये जो ओ बी वेक्टर है इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन वेक्टर रेसिप्रोकल लैटिस का, और इसको हम शो करेंगे जी से। ये हमारा वेक्टर जी है। बरहा अगर आपने ये काम कर लिया तो यही हमारी इवॉल्व कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसे हम कहेंगे थीटा, और यहाँ जो एंगल बनेगा इसे भी हम क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, ठीक है। सिर्फ इतना काम है, ये इवॉल्व कंस्ट्रक्शन है। अगर आपको ये समझ आ गई तो उसके बाद जस्ट जो है वो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए। कोई पॉइंट ए लेना है, रेसिप्रोकल लैटिस के दरमियान में कोई भी पॉइंट आपने ए चूज करना है, ठीक है, जिसके ऊपर हमने एक्स रेज को फॉल करवाना है। आपने एक्स रेज को फॉल करवा दिया, पॉइंट ए आपका आ गया। अब आपने क्या करना है, ड्रा द वेक्टर AO in the direction of incident beam of length 1/λ which ends at origin O। आपने ये काम करना है कि जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट बीम आ रही थी एक्सरे की, उसी डायरेक्शन में आपने इस वेक्टर को आगे बढ़ाना है। लेकिन बढ़ाना कैसे है कि अगर इसकी वेवलेंथ लैम्डा है तो 1/λ टाइम आपने इस वेक्टर को A से आगे बढ़ाना है, और जिस पॉइंट तक आप लेके जाएंगे उसको नाम दे देना है O को, और उसको हमने ओरिजिन मान लेना है, और ये हमारा वेक्टर क्या बन जाएगा, AO। तीसरा काम क्या करना है, टेकिंग ए एज सेंटर। अब इस ए जो पॉइंट हमने लिया था इसको आपने सेंटर मान लेना है। ड्रा स्फीयर ऑफ रेडियस AO। आपने क्या करना है, इस ए को सेंटर मानना है, और जितनी लेंथ का आपने ये जो 1/λ वेक्टर ड्रा किया था ना, इसी लेंथ का आपने क्या करना है, ये रेडियस बन जाएगा ना ये सर्कल का, तो इसी रेडियस का आपने एक सर्कल ड्रा कर देना है जिसको हमने स्फीयर का नाम दिया। और इस स्फीयर को हम बोलते हैं, या सर्कल को हम बोलते हैं इवॉल्व स्फीयर। इवॉल्व स्फीयर भी बोलते हैं, इवॉल्व सर्कल भी कहते हैं। तीसरा काम आपने ये करना है, पहला काम पॉइंट सेलेक्ट करना है, दूसरा काम वहां से 1/λ टाइम जो है वो आपने उस वेक्टर को आगे बढ़ाना है, ठीक है, उसी इंसिडेंट एक्सरे की डायरेक्शन में आगे लेके जाना है, इधर उधर नहीं लेके जाना। तीसरा काम आपने इस ए को सेंटर मानना है और यहाँ से आपने एक सर्कल ड्रा कर देना है। चौथा पॉइंट, अच्छा, विच मे इंटरेक्ट विद सम पॉइंट बी ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। और ये जो सर्कल है ये किसी भी पॉइंट को टच कर सकता है, जिस पॉइंट को टच करे उसको हम पॉइंट बी का नाम देंगे। ये भी याद रखिएगा, अगर टच नहीं करेगा, दो कंडीशंस हैं इसमें भी, अगर टच नहीं करेगा तो हम कहेंगे यहाँ पे डायफ्रैक्शन नहीं हो रही, क्योंकि टच नहीं कर रहा है इसका मतलब कि वेवलेंथ बहुत ज्यादा है एक्सरेज की, और वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी तो फिर वो डायफ्रैक्शन भी नहीं होगी। तो अगर टच कर रहा है तो इट मींस डायफ्रैक्शन हो रही है, फिर ही हम आगे जा सकते हैं। ओके, अगर ऐसे हो गया तो फिर क्या करना है, आपने जॉइन ए टू बी, आपने ए को बी से मिला देना है। सो वेक्टर ओ बी इज रेसिप्रोकल लैटिस। अब ये जो आपका वेक्टर बने ना ओ बी, ओ को भी आपने बी से मिलाना है, ए को भी बी से मिलाना है, और ये जो ओ बी बनेगा आपका, इसे हम कहेंगे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, जिसको हमने जी से शो किया था, अगर आपको याद हो। ओके, पांचवा काम ये करना है, ड्रा परपेंडिकुलर AE। अब आपने A से E, एक आपने AE परपेंडिकुलर ड्रा करना है इस OB के ऊपर, विच इज लैटिस प्लेन, यानी वो क्या है, वो डायरेक्ट लैटिस का असल में प्लेन है।
और वेक्टर जी इज परपेंडिकुलर टू ए। अगर आप देखें गौर से तो वेक्टर जी जो है वो इस ए के ऊपर परपेंडिकुलर है और ए वेक्टर जी के ऊपर परपेंडिकुलर है, जैसे मर्जी आप कह लें इसको। ओके अगर आपको इतनी समझ लगी तो यही हमारी इवॉल्व कंस्ट्रक्शन है, असल में इसी को हम कहते हैं इवॉल्व कंस्ट्रक्शन। और इसकी मदद से हम देखते हैं कि ब्रैग्स लॉ यहाँ पे सेटिस्फाई होता है या नहीं होता। अगर फ्रॉम फिगर अगर हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं, सबसे पहले ये जो ओ बी है इसको हमने नाम दिया वेक्टर जी का, सही है, और इट शुड बी इक्वल टू द 1/d। ये 1/d के इक्वल होना चाहिए। मैंने पहले बताया था कि रेसिप्रोकल लेटर्स को हम ड्राई ऐसे करते हैं कि आपने क्या करना होता है, दो प्लेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस d होता है उसको रेसिप्रोकल लेना है 1/d और उतना प्लेन नॉर्मल ड्रा कर देना है। इसी तरीके से मुख्तलिफ प्लेन्स के लिए आपने नॉर्मल ड्रा करने हैं और नॉर्मल्स के एंड पे जो पॉइंट्स बचते हैं उन पॉइंट्स को मिलाने से जो हमारी लैटिस बनती है वो रेसिप्रोकल लैटिस होती है। तो रेसिप्रोकल लैटिस में ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा 1/d। ओके ए स्केल इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि ये ओरिजिनल लैटिस के जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस था उसी को हमने रेसिप्रोकल लिया, तो 1/d के इक्वल इसकी लेंथ होनी चाहिए, ये जो हमारा ओ बी है। उसके बाद ट्राइंगल की बात करें ओ ए ई की, तो थीटा के सामने हमें पता है परपेंडिकुलर होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू। अच्छा अब ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, ट्राइंगल को देखें ओ ए ई, तो ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, ये हमारे पास है बेस और ये हमारे पास है हाइपोटेनियस। अब यहां से साइन थीटा निकालें, साइन थीटा हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है। अच्छा जी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे जी ओ ई, तो मैंने लिखा ओ ई ओवर हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास ए ओ, तो मैंने लिखा ए ओ। साइन थीटा इज इक्वल टू ओ ई ओवर ए ओ। अब इज इक्वल टू ओ ई तो वैसे ही आ जाएगा, ए ओ की बात करें ए से ओ तो हमें पता है ये कितना डिस्टेंस है 1/λ। अब इसको मैं लिख सकता हूँ फिर ये लैम्डा ऊपर जाके क्या आ जाएगा, ओके सॉरी ये डिवाइड हो रहा था 1/λ, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1/λ साइन थीटा आ गया इधर, इधर क्या रह गया बाकी हमारे पास ओ ई, तो ओ ई इज इक्वल टू 1/λ साइन थीटा। अब हमारे पास दो चीजें आ चुकी हैं, एक हमारे पास है ओ बी और उसकी वैल्यू कितनी है ओ से बी तक 1/d, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है ओ ई की वैल्यू है और वो कितनी है 1/λ साइन थीटा। अब अगली बात पे चलते हैं, अगर हम गौर से देखें इस फिगर को तो ओ बी देखिए ओ ई और ई बी ये दो डिस्टेंस मिलके ओ ई प्लस ई बी ये मिल के बना रहे हैं ओ बी। ओके और ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, ठीक है, तो ओ ई प्लस ई बी। अब यहाँ पे देखिए ओ ई प्लस ई बी को मैं लिख सकता हूँ ओ ई, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये है ओ ई बी भी तो उतना ही होगा ना, तो ओ ई प्लस ओ ई इज इक्वल टू ओ बी, टू ओ ई इज इक्वल टू ओ बी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ओ बी इज इक्वल टू 2o ई, सही है, ओ बी किसके इक्वल है 2o ई के इक्वल है। तो अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा इक्वेशन 1 और 2 से, 1 से जो है वो मैं OB की वैल्यू पुट करूं तो क्या है मेरे पास 1/d। ए स्केल को जो है वो यहाँ मेंशन करना जरूरी नहीं है, हमें पता है कि डायरेक्ट लेटर्स का ही इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, तो OB की जगह मैंने लिखा 1/d इज इक्वल टू 2, वैसे ही आ गया हमारे पास OE की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 से निकाली हुई है 1/λ साइन थीटा, तो क्या आ गया जी 1/d 2 1 2/λ साइन थीटा हमारे पास आ गया यहाँ पे। अब देखें मैंने क्या किया है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया जी, सिंपल मैथमेटिकल ट्रिक है, लैम्डा 1 लैम्डा और d इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2d साइन थीटा, लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, या इसको लिख सकते हैं 2d साइन थीटा को हम लेफ्ट साइड पे लिख लिए, लैम्डा को राइट साइड पे, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी 2d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। यहाँ कुछ नहीं तो मैं इसको 1 लिख सकता हूँ, 1 का मतलब क्या है कि ये फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन है, और nth ऑर्डर डायफ्रैक्शन के लिए इसी क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, जो कि ब्रैग्स लॉ है। इट मींस के रेसिप्रोकल लैटिस में भी ब्रैग्स लॉ सेटिस्फाई होता है।
बट ये ब्रैग्स लॉ जो है वो ड्राइव करते हुए हमने कुछ कंडीशन रखी है, उनको ध्यान रखना है कि रेसिप्रोकल लैटिस में अगर हम चाहते हैं कि ब्रैग्स लॉ सेटिस्फाई हो तो उसके लिए कंडीशंस हैं कि जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, वो जो रेसिप्रोकल लैटिस है वो कैसे बनानी चाहिए, 1/d से बननी चाहिए, तभी ब्रैग्स लॉ को जो है वो हम ड्राइव कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि वेवलेंथ जो है वो बहुत थोड़ी होनी चाहिए। अगर वेवलेंथ ज्यादा हो गई, अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी, 1/λ ना हुई, ठीक है, ए से ओ का डिस्टेंस अगर 1/λ ना हुआ तो फिर भी ब्रैग्स लॉ को हम ड्राइव नहीं कर सकते। इट मींस कि दो कंडीशन जरूरी है कि वेवलेंथ भी कम हो और इंटरप्रेटेड डिस्टेंस कितना है, 1 जो है वो डी से आपने रेसिप्रोकल लैटिस को सारा ड्रा किया, तो फिर हम जो है वो कामयाब हो गए, सक्सेसफुल हो गए ब्रैग्स लॉ को जो है वो ड्राइव करने में रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर। और हमने देखा कि ब्रैग्स लॉ अगर सेटिस्फाई करवाना है रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर तो उसकी कंडीशंस क्या हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, और मैंने इसलिए जो है वो नोट्स भी सारे आपको लिख के दे दिए हैं कि एग्जाम में आपने क्या लिख के आना है। अब यहाँ पे इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ब्रैग्स लॉ को ड्राइव करना है, वेक्टर फॉर्म ड्राइव करनी है ब्रैग्स लॉ की, कि ब्रैग्स लॉ की जो है वो वेक्टर फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे देख लेते हैं जी। ओके, मैं इसी स्फीयर को दोबारा मैंने कंस्ट्रक्ट किया, ये मेरे पास ए जो है वो सेंटर है और यहाँ पे O था, यहाँ पे B था, मैंने लिखा A प्राइम O प्राइम B प्राइम। क्यों लिखा, क्योंकि मैंने ऐसे किया है कि AO का जो डिस्टेंस था ना उसको मैंने 2π से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं 2π से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ 1/λ था, अब ये बन जाएगा 2π/λ। ये जो डिस्टेंस है ये इसको भी मैंने 2π से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें पता है मल्टीप्लाई से चीजें इंक्रीज होती हैं, तो ये डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ये डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा और ये डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अब ये जो नए हमारे पास जो है वो लेंथ आई है इन वेक्टर्स की, तो मैंने इसको नाम क्या दिया है, A प्राइम, इसको O प्राइम, इसको B प्राइम। अब ये जो A से O है इसे हम A प्राइम से O प्राइम, इसको हमने नाम दे दिया K का। K क्या है, वेव वेक्टर। मैंने कहा ना कि इसको 1/λ को 2π से मैंने मल्टीप्लाई किया, 2π/λ आ गया। हमें पता है 2π/λ तो इक्वल होता है K के, और K क्या है, वेव वेक्टर है, सही है। तो इट मींस ये किसके इक्वल आ गया, वेव वेक्टर के। A प्राइम से O प्राइम को हमने क्या कहा, K। इसी तरीके से A प्राइम से B प्राइम किसके इक्वल है, K प्राइम के। ओके, और ये हमें पता है O प्राइम से B प्राइम, इसको हम जो है वो G ही कहेंगे, रेसिप्रोकल लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर है ये। तो अब यहां से देखें जी, A प्राइम O प्राइम, इसको मैंने नाम दिया K का, और K की वैल्यू क्या होती है, 2π/λ। कैसे आई, मैंने 1/λ को 2π से मल्टीप्लाई करवाया यहाँ पे। और ये जो A प्राइम O प्राइम है इसे हम कहते हैं इंसिडेंट वेव वेक्टर। इसी तरीके से जो A प्राइम B प्राइम है ये क्या है, डायफ्रैक्टेड वेव वेक्टर। यहाँ से ये वो रे है जो इंसिडेंट हो रही है और ये वो रे है जो डायफ्रैक्ट हो रही है, और इसको इसके लिए जो वेव जा रही है उसको हम, उसके जो वेव वेक्टर है उसको हमने नाम दिया K प्राइम का। अब फ्रॉम फिगर 2, इस डायग्राम 2 से मैं लिख सकता हूँ फिर जो वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर हमारे पास हेड टू टेल रूल है, मैं क्या लिख सकता हूँ, K प्लस G इज इक्वल टू K प्राइम। अगर मैं दोनों तरफ स्केयर ले लूँ तो क्या आ जाएगा भाई, K का स्केयर प्लस G का स्केयर प्लस 2ab होता है ना, A स्केयर प्लस B स्केयर प्लस 2ab। तो A स्केयर की जगह मतलब K स्केयर, B स्केयर की जगह G स्केयर प्लस 2ab की जगह हम क्या लिखेंगे, 2K डॉट G इज इक्वल टू K प्राइम का स्केयर। अब ये जो K है और ये K प्राइम है, ये वेव वेक्टर्स हैं और इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है। क्या, कैसे, K की मैग्नीट्यूड भी 2π/λ होती है, K प्राइम की मैग्नीट्यूड भी 2π/λ ही होगी। तो मैं लिख सकता हूँ K प्राइम इज इक्वल टू K स्केयर वैसे आ गया जी हमारे पास, प्लस G स्केयर वैसे आ गया, प्लस 2K डॉट G, और ये प्लस K प्राइम का स्केयर था ना, इधर आके एक तो माइनस K प्राइम का स्केयर आना था, लेकिन चूंकि मैंने K प्राइम की जगह K लिख दिया है तो ये यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा, माइनस K का स्केयर। ठीक है जी, अब ये प्लस K का स्केयर माइनस K के स्केयर से कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या रह गया, G का स्केयर प्लस 2K डॉट G इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास क्या है, दिस इज द ब्रैग्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और वी कैन से दैट दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, बड़ा आसान है। मैं दोबारा से थोड़ा सा ऐसे रिवील करवाता हूँ। इवॉल्व कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपने इसके स्टेप्स याद रखने हैं कि आपने एक पॉइंट को चूज करना है। सबसे पहले पॉइंट को चूज करने के बाद आपने क्या करना है,
वहाँ से 1 ओवर लैम्डा लेंथ का एक वेक्टर ड्रा करना है रेसिप्रोकल एक्सिस के किसी भी पॉइंट तक। जब ये आप कर लें तो फिर आपने यहाँ से सर्कल ड्रा करना है, इस पॉइंट तक वापस आना है, और रास्ते में ये जो सर्कल है जिस पॉइंट से टकराएगा उसे हमने बी का नाम दे दिया। उस बी पॉइंट को ए से भी मिला देना है और ओ से भी मिला देना है। फिर आपने क्या करना है, इस पॉइंट ए से जो है वो एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है ए ई। जब आप ये कर लें, ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा, और ये इवॉल्व कंस्ट्रक्शन है हमारे पास। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।